कल हमने कहां तक किया था? बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन स्टार्ट करना था। द यूनिट ऑफ लाइफ सेल में बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन में फर्स्ट है बेटा नंबर 1 डिफ्यूजन। सर क्वासी फ्लूइड समझ नहीं आया। अच्छा, क्वासी फ्लूइड नहीं समझ में आया, क्या करूं मैं? उसके लिए खुद ही क्वासी फ्लूइड बन जाऊं? बेटा ये मार्कर तोड़ दोगे नहीं जुड़ेगा, ठीक है, लेकिन वाटर है। अगेन बता दो सर एक बार प्लीज। और हाँ चलो ठीक है, इजी था तो बढ़िया था। लेकिन बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जानते हो ना? कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल आप लोगों को याद हो तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ क्या होती है? मेम्ब्रेन ही तो होती है। वो एक जो साइटोसिस के थ्रू बर्स्ट होती है, बाहर टूट के निकाल देता है सारा मटेरियल, उसके बाद फिर से रीजनरेट हो जाता है, वो रिपेयर हो जाती है। तो रिपेयर भी हो सकता है, ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। नया बन सकता है, और जिस किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर चाहे आने दे, जिस किसी को चाहे बाहर आने दे, इट मीन सेलेक्टेबली परमिएबल है, इसलिए इसको हम क्वासी फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड उसका नेचर क्या है? नेचर क्या है? लिक्विड, सॉलिड, गैस, क्या है? लिक्विड है, इसलिए हम उसको क्वासी फ्लूइड बोलते हैं। डायनेमिक नेचर है उसका, ठीक है ना। क्विक रिपेयर, जल्दी से वो रिपेयर कर लेती है। तो ये जो यूनिक फीचर है बेटा, इसी के कारण उसको क्वासी फ्लूइड हम बोलते हैं। क्लियर है? बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना। बेसिक में मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन में पहला है बेटा डिफ्यूजन, ठीक है बेटा। पहला है डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन में भी बेटा दो तरह का डिफ्यूजन होता है। एक होता है पैसिव डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं, और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में आप जानते हो फ्रॉम मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन बेटा दो तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और इसी को हम क्या बोलते हैं? पैसिव डिफ्यूजन। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को बेटा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हम बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी में हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, वो देख लेते हैं। बच्चों देखो, ये है मान लो सेल, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका, ठीक है। मान लो यहां पे कोई मॉलिक्यूल के किसी ग्लूकोज के, मान लो यहां पे ग्लूकोज के या अमीनो एसिड्स के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इसको यहां सेल के अंदर जाना है तो किसके थ्रू जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। तो फ्रॉम यहां पे कंसंट्रेशन इसका बहुत ज्यादा है, अंदर कम है, तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड डिफ्यूजन होगा क्या? इसमें एनर्जी लगेगी क्या? नो, नहीं लगेगी, इसमें एनर्जी नहीं लगेगी। तो डिफ्यूजन में बेटा एनर्जी लगती है? नहीं लगती है ना। एनर्जी लगती है बोलो कि नहीं लगती? नहीं लगती है, विदाउट एनर्जी होता है बेटा ये, विदाउट एनर्जी। सिंपल डिफ्यूजन अभी मैंने आपको बताया, इसमें एनर्जी का यूज नहीं किया जाता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ये आप पहले से जानते हो। इसके बारे में और डिटेल हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रहा है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की के फंक्शन में हम बता रहे हैं आपको। दूसरी बात ये
कि न्यूरॉन्स होता है ना, न्यूरॉन्स आपने क्लास 10 में पढ़ा है और फिर से आप नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे, अभी ये केवल समझना है आपको। न्यूरॉन्स के अंदर बेटा पोटेशियम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, बाहर भी पोटेशियम होता है बेटा, लेकिन कम होता है। न्यूरॉन्स के बाहर सोडियम ज्यादा होता है बेटा, Na+, और न्यूरॉन्स के अंदर सोडियम Na+ कम होता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो जैसे ही मतलब हम यहां पे स्टिमुलेट करते हैं नर्व को, ठीक है ना, तो यहां पे कुछ मेडिएटेड प्रोटीन, गेटेड प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स को हम गेटेड बोलते हैं, गेट ओपन कर देते हैं। तो ये जब यहां पे सोडियम ज्यादा है तो अंदर अपने आप भाग के आएगा, ठीक, और ऐसे ही एक वेव क्रिएट होगी और आगे बढ़ती चली जाएगी, जिसको कि नर्व इंपल्स बोलते हैं हम लोग। लेकिन बेटा इसको पहले जैसा मेंटेन करने के लिए फिर क्या क्या करना पड़ेगा? सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा करना पड़ेगा, वो भी जबरदस्ती। तो यहां से सोडियम को यहां भेजा जाएगा, पोटेशियम को यहां से यहां भेजा जाएगा विद एनर्जी। इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो गया? और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा एनर्जी का यूज होता है। क्लियर हो गई बात? अब देखो इंटेस्टाइन में और किडनी के केस में, मतलब जहां नेफ्रॉन्स हैं बेटा, वहां भी आपने सोडियम का ट्रांसपोर्ट रीएब्जॉर्प्शन देखा होगा, डीसीटी में भी देखा होगा। वहां पे क्या होता है, स्पेशली दो जगह आपको याद रखना है, एक तो नेफ्रॉन में और दूसरा इंटेस्टाइन में। ये देखो, ये है इंटेस्टाइन, ये क्या है बेटा? इंटेस्टाइन, और ये है ब्लड, ये क्या है? ब्लड। यहां से यहां जो ले जाना है बेटा, किसको? ग्लूकोज को। क्यों? बहुत ज्यादा होगा ग्लूकोज तो अपने आप चला जाएगा डिफ्यूज होके, लेकिन बाकी जो बचेगा वो कैसे जाएगा? फैसिलिटेट से जाएगा वो भी, और कुछ एक्टिव से जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है ना? कुछ फैसिलिटेट। अब फैसिलिटेट क्या है बेटा, कि यहां पर सोडियम को एक्टिवली यहां पे पंप करें किया जाता है। मतलब सोडियम यहां पे आ गया तो सोडियम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, पहले से सोडियम क्या है? ज्यादा है। क्लियर है बात? और इसमें एनर्जी लगती है, ध्यान से सुनो, इसमें एनर्जी लगती है, सोडियम को यहां से उठा के यहां करने में एनर्जी तो यूज होगी। अब क्या होता है, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, मैं आपके घर अभी जाना चाहूं तो दरवाजे तक जा सकता हूं, अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे आपके घर का कोई भी पर्सन जानता ही नहीं। ठीक है? और आप आगे आगे रहो, आप आगे आगे चलो, तो आपके पीछे पीछे मैं हूं, और बिना पूछे आप अंदर घर के मैं आपके अंदर जा सकता हूं। समझ रहे हो? तब जा सकता हूं मैं। अब यहां पे देखो, ग्लूकोज अकेला नहीं जा सकता, सोडियम के साथ मिल जाएगा। सोडियम के लिए यहां पे गेटेड प्रोटीन्स होती हैं दोनों मेम्ब्रेन पे, इजिली ये ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड में। बात समझ में आ गई? सोडियम के साथ ग्लूकोज आसानी से बेटा यहां से यहां मूव कर सकता है। तो क्या इसमें एनर्जी लगी क्या? ग्लूकोज के मूवमेंट में एनर्जी लगी क्या? लगी? नहीं लगी। हाँ, तो सोडियम के जाने में लगी है ना, लेकिन बेटा इनडायरेक्टली एनर्जी तो लगी है। समझना चीजों को, इनडायरेक्टली एनर्जी तो यूज हुआ है। ठीक है? लेकिन अगर एक लाइन में आपको जवाब देना पड़ जाए कि फैसिलिटेट डिफ्यूजन में एनर्जी का यूज होता है या नहीं होता है, तो आंसर होगा नहीं। चैप्टर में लिखा हुआ है।
विदाउट एनर्जी, समझ रहे हो? तो फैसिलिटेट में एनर्जी का यूज नहीं होता, लेकिन बेटा सोडियम को पंप करने में एनर्जी का यूज हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते, समझ में आ गया? अब ये फिर से कई बार यूज होगा, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन यहां पर तो सिर्फ हम बता रहे हैं मेम्ब्रेन का फंक्शन। समझ में आ गया? तो इसमें भी एनर्जी नहीं लगेगी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया? हाँ, सिंपल में तो बिल्कुल नहीं लगती बेटा, आपका कोई भी डाउट न रहे इसलिए मैंने यहीं पे लिखा है विदाउट एनर्जी। इसी के दोनों हैं ये पार्ट, तो बात ही खत्म, बिल्कुल क्लियर है? ओके। अब देखो ये जो फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है ना, लिपिड भी फैसिलिटेट के साथ होता है भाई ना। ऐसा कैसे बोलो, लिपिड का कहां पे हो रहा है ट्रांसपोर्ट? अभी सुनो, अभी बेटा देखो, आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, सॉरी ब्रीदिंग वाले चैप्टर में क्लोराइड शिफ्ट पढ़ा है। क्लोराइड बिल्कुल जाएगा बेटा, बिल्कुल जाएगा, ब्लड में जाएगा वो, वहां से ग्लूकोज सोडियम के साथ ही जाता है, कुछ ग्लूकोज, ऐसा नहीं कि सारे ग्लूकोज, हाँ कुछ ग्लूकोज, ठीक है। तो जो क्लोराइड शिफ्ट आपने पढ़ा था आरबीसी के अंदर, तो क्लोराइड शिफ्ट जिस प्रोटीन के हेल्प से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चैनल प्रोटीन। तो फैसिलिटेट का एग्जाम मतलब प्रोटीन लिख रहा हूं मैं, थ्रू चैनल प्रोटीन इन केस ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है ना? आप ब्रीदिंग वाले चैप्टर में क्लोराइड शिफ्ट पढ़े हो। क्लोराइड शिफ्ट वो जो जिस प्रोटीन के हेल्प से होगा उसको हम क्या बोलेंगे? चैनल प्रोटीन, ठीक है। और कैरियर प्रोटीन भी होती हैं कुछ, कैरियर प्रोटीन, इसमें भी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं पिंग पोंग। अब ये पिंग पोंग क्या है मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में। इसके अलावा न्यूरॉन्स में बेटा या और भी बहुत जगह आयन चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स, आयन के एक्सचेंज के लिए, आयन के एक्सचेंज के लिए बेटा, ठीक है ना? इसको हम गेटेड चैनल, गेटेड प्रोटीन भी बोल सकते हैं, गेटेड प्रोटीन्स भी इसको हम बोल सकते हैं। और ये सभी के सभी क्या होते हैं बेटा? परमिएजेज, परमिएजेज प्रोटीन, क्योंकि ये परमिशन देते हैं ना कि तू जाओ या ना जाओ। परमिएजेज, ये उधर दिख नहीं रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा है, परमिएजेज मैंने लिखा हुआ है। पिंग पोंग अभी बताएंगे, ठीक है। दूसरा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बेटा ये भी होता है, यूजुअली वाटर के रिस्पेक्ट में होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है ना? ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो हम स्पेशली वाटर की बात करते हैं। और ये भी क्या है? एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑस्मोसिस में लिखो, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्यों भाई? एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा क्या? ना, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा बेटा, मतलब कम से अधिक के तरफ, है ना? तो एनर्जी का यूज तो करना पड़ेगा फिर। तो इसमें लिखिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट
concentration gradient by carrier proteins, by carrier proteins, ठीक ना, कोई भी हो सकता है, एक्टिव का तो कुछ भी हो सकता है। अब है बल्क ट्रांसपोर्ट, फोर्थ, बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट जैसे बेटा एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, मतलब मैं कई बार बताया हूं, फाइगोसाइटोसिस है ना, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। क्लियर है बात, ये चार समझ में आ गया। अब चलो देखो, मैंने आपको अभी बोला था पिंग पोंग मेथड है ना, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, जिसको कि हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो जैसे सोडियम है, ग्लूकोज को पकड़ेगा और लेके आएगा, है ना। फैसिलिटेट डिफ्यूजन में तो बहुत सारी है प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है, समझ रहे हो। तो ये देखो बेटा लिपिड लेयर है, ये लिपिड लेयर है, ठीक है, लिपिड बाई लेयर है, और इसमें कुछ मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज, फैसिलिटेट डिफ्यूजन हेडिंग दे दो। ये बेटा देखो ग्लूकोज है जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये ग्रीन कलर वाला क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्रीन कलर वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और ये ब्लू से जो मैंने बनाया है ये सोडियम है, ये ब्लू से जो मैंने बनाया है ये सोडियम है, Na+। ये दोनों मिल जाएंगे और यहां पे आ जाते हैं। ये कौन सी प्रोटीन है बताओ, कौन सी प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन भी बोल सकते, चैनल प्रोटीन, ठीक है, समझ में आया। और ये जो प्रोटीन है ये किस पोजीशन पे है, ये आउटसाइड है, ये आउट सेल का बाहरी बाहरी पार्ट है, ये अंदर वाला है, तो ये आउटसाइड है ना, आउटसाइड लिख सकते हैं, आउटसाइड ऑफ सेल, और ये इनसाइड ऑफ सेल, इनसाइड ऑफ सेल। ये देखो बेटा इसको पिंग पिंग पोजीशन बोलते हैं, PING, पिंग पोजीशन। और इसने ले लिया अपनी जगह पे, रोटेट कर गया, रोटेट कर गया बेटा बेटा, तो यहां से फिर इसमें क्या आ गया, ग्लूकोज एंड सोडियम दोनों आ गए, और फिर बाद में ये दोनों अलग हो गए, ये ग्लूकोज अलग और सोडियम अलग सेल के अंदर आ गया, तो इसको बोलते हैं पोंग पोजीशन। फिर ये क्या हो गया अपने आप, पिंग पोजीशन, पिंग पोंग मेथड ऑफ फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ये साइटोप्लाज्म है इनसाइड ऑफ द सेल, और ये बाहर वाला पार्ट है। पिंग पोंग मेथड समझ में आ गया सबको, हाँ देखो सिंपल, ये प्रोटीन पड़ी हुई है, ये आउटसाइड फ्रॉम द सेल है, बाहर वाला पार्ट है,
यहाँ पे ग्लूकोज अंदर अकेले नहीं आ सकता है, एक्टिव नहीं होगा, ग्लूकोज और सोडियम दोनों आ गए और ये अपनी जगह पर ऐसे रोटेट कर गया, ये रोटेट कर गया तो फिर क्या होगा, ये देखो ये पिंक पोजीशन है और ये पोंग हो गया, मतलब अंदर आ गया ग्लूकोज और सोडियम दोनों अंदर आ गए। तो पिंग पोंग पोजीशन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल फैसिलिटेट द ग्लूकोज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज, डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब हेडिंग दो आप इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम केवल समझना है, अभी कुछ ड्रॉ नहीं करना है, पहले इधर देखो। स्पेशली अभी हम प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं ना। ये एक बेटा सेल है, ये है सेल, ठीक, और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और आपको पता है पहले से न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, इसको कि न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं, ठीक है। जगह जगह पे इस पे पोर होता है और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल हो गई, ये देखो। क्लियर बात। अब ये जो मेम्ब्रेन है बेटा, इसी का एक्सटेंशन ऐसे होगा, देखो ऐसे। तो ये क्या बनाया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मैंने लिखा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया। अब क्या होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पिंच्ड ऑफ होने से, मतलब यहां पे ब्रेक होने से, ऐसे वेसिकल्स के फॉर्म में ये डिटैच होता रहेगा इधर। तो इसमें कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनाया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे एक लिपिड बनाया, आप जानते हो। तो प्रोटीन और लिपिड बनाए गए। होता क्या है, आपको आज बर्थडे में गिफ्ट देना है किसी को, तो आपके पास एक कोई सामान पड़ा है, कोई भी, जैसे मान लो एक घड़ी है पड़ी है, इनको गिफ्ट करेंगे हम, मोबाइल फोन ही है मान लो, एक घड़ी है, तो ऐसे ले आके गिफ्ट दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको पहले तो सजाना पड़ेगा, पैकिंग तो करनी पड़ेगी। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे मटेरियल्स बनाए गए, प्रोटीन और लिपिड बनाए गए, लेकिन इनकी पैकेजिंग होनी है, तभी वो यूज हो सकता है। तो इसके लिए बेटा गोल्जी अपरेटस है, और गोल्जी अपरेटस बनता कैसे है, देखो जरा सा। ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, गोल्जी अपरेटस भी बेटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसका सिस और ट्रांसफेस होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो ये देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसिकल्स के फॉर्म में निकलता गया, और यहां पे जाके देखो, यहां पे जाके ये वेसिकल फ्यूज होगा, फ्यूज हुआ, और फिर इस थोड़ी देर बाद इसी का पार्ट बन गया ऐसे, और मटेरियल सारा का सारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो डायनेमिक नेचर है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अच्छा, तो इधर से कंटिन्यूअस जा रहा है गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी अपना काम कर रहा है, पैकेजिंग का काम कर रहा है, इसने एंजाइम बनाया है, इसने बहुत कुछ बनाया। हम ये कहना चाहते हैं बेटा, गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन हुई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मतलब इसका और इसका फंक्शन एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है, ठीक। अब देखो, ऐसे ही जैसे यहां से निकला है, वैसे ही एंजाइम बनाएगा बहुत सारा, और ये सारा एंजाइम यहां से पिंच्ड ऑफ हुआ, ऐसे कपड़े को, ये पाइप है, बैलून है, बैलून, यहां पर हवा भरी है इसमें, ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमा दो, दो बैलून नजर आएगा, है एक ही, और यहां से टूट जाए, एक वेसिकल्स के फॉर्म में निकल गया, समझ रहे हो। ऐसे ही बेटा यहां से देखो, ये वेसिकल्स के फॉर्म में निकला, ऐसे गोल गोल सा कुछ निकला, और इसमें है एंजाइम, बच्चों इसी को क्या बोलते हो आप, लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स। ओके, अब
इसकी जरूरत नहीं है या जरूरत है भी, जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, फिलहाल अभी तो बना दिया गया, कहां रखा जाएगा। तो बेटा टोनोप्लास्ट वाली मेम्ब्रेन कौन सी होती है, वैक्यूल। तो ये आके इसमें फ्यूज होगा और यहां पे पड़ा रहेगा, ठीक है। या इसका सीधे सीधे रिलेशन यहां से भी होता है, मीन्स वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका जो होता है बेटा, इनको जो है हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर करते हैं इन चारों को, क्योंकि इनका फंक्शन एक दूसरे से काफी हाँ कनेक्टेड है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, बिकॉज वो इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बेटा, वो इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया बात। वैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे सेल का जो कंट्रोल है वो न्यूक्लियस के पास है, ये तो हमें नहीं भूलना चाहिए। वो कैसे है वो आगे धीरे धीरे हमें समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। पहले तो आपने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो हेडिंग लिखा है, ये तो समझाने के लिए था, अभी हम वन बाय वन अलग अलग बनाएंगे। लिखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में लिखो ERGB लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER GB and vacuoles are together considered in endomembrane system, together considered in endomembrane system, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ना। किसने बोला लाइसोसोम नहीं है लाइसोसोम। ERGB लाइसोसोम एंड वैक्यूल मैंने बोला है ना, हाँ बोला तो है बेटा। ERGB लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स are together considered in endomembrane system because their functions are coordinated, because their functions are coordinated full stop। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स पर ऑक्सीसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स पर ऑक्सीसोम PER पर ऑक्सीसोम्स एक्सेट्रा, mitochondria, plastids, peroxisome, etc. are not a part of endomembrane system, are not a part of endomembrane system, not a part of endomembrane system। हाँ पेरोक्सिसोम्स बेटा वो ऑर्गेनेल है, जिसके बारे में हम वन बाय वन बाद में पढ़ेंगे ना, अभी तो क्या by mitochondria, plastid, peroxisome etc. are not a part of endomembrane system। अभी peroxisome क्या है देखेंगे इसको भी, ठीक है। पहले तो हम ही हेडिंग दे देंगे अभी, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क। थोड़ा सा लिख लो फिर हम आगे बताते हैं, है ना, डायग्राम बनाते हैं अभी। डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड थॉम्पसन, PORTER, पोर्टर एंड थॉम्पसन, THOMPSON, थॉम्पसन। नेम गिवन बाय पोर्टर, PORTER, पोर्टर ने ER नाम दिया था,
ये नाम याद रहे तो भी चलेगा, नहीं याद रहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पोर्टर, PORTER ने नाम दिया था ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिख लिया पोर्टर। अब लिखो बच्चों, इट इज अ नेटवर्क ऑफ, it is network of tiny TINY, tiny, it is network of tiny TINY tubular structure, tubular structures tubular structures scattered in the cytoplasm, cytoplasm called ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी केवल देखना है आपको, ये सेल है बेटा, ये न्यूक्लियस है, और ये ये देखो, इधर देखो तो, ये पूरा का पूरा जो जगह देख रहे हो क्या है ये? हाँ बोलो बोलो, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है, ये सब कुछ साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में हम डिवाइड करने जा रहे हैं, देखो ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो ऐसे ऐसे अगर हम बना दें तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन है क्या? ये ल्यूमेन है क्या? तो इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनर, और इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनर स्पेस, ठीक है। ल्यूमिनर स्पेस उसके अंदर वाला, एक्स्ट्रा ल्यूमिनर उसके बाहर वाला। तो क्या लिखा अभी आपने? क्या लिखा? नहीं बनाना नहीं है, अभी मैं बनाऊंगा डायग्राम, रहने दो। इट डिवाइड, फुल स्टॉप के बाद लिखो, इट डिवाइड द इंट्रासेल्यूलर स्पेस, it divide the intracellular space, it divide the intracellular space into two distinct compartment, पहला क्या है यार, ल्यूमिनल या लुमिनर, ल्यूमिनल ल्यूमिनल मतलब क्या? इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको ल्यूमिनल बोलेंगे या ल्यूमिनर बोलो, जो भी बोलो, हाँ। और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, बिल्कुल सही बात है। एंड सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा लुमिनल, जो ये क्या है? साइटोप्लाज्म है एक्चुअल में, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। चलो अब डायग्राम बनाते हैं हम लोग, सीधे लोकेशन आपको पता है। अब हम क्या करते हैं बेटा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सीधे बनाता हूं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, इसमें बेटा कहीं कहीं पोर्स होते हैं, आप जानते हो, न्यूक्लियर पोर होते हैं, और ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है कुछ इस तरह से, ऐसे। तो ये पूरा क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है भाई, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, और ये क्या है बेटा? न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेटा कुछ इस तरह से
नेटवर्क लाइक ट्यूबुल्स। ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। इनके ऊपर बेटा जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं, ये क्या है आप खुद ही बता सकते हो। वैसे तो इसके ऊपर भी हैं, हाँ, इसके ऊपर ये जो मैं डॉट 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 दिखा रहा हूं सरफेस पे बेटा, दीज आर द राइबोसोम्स। तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले से जानते हैं, हाँ बिल्कुल, RER। हाँ, तो ये है बेटा RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर, हाँ बिल्कुल, कुछ इस तरह से, ये तो कुछ अलग से हो सकते हैं, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, इसमें से और एक ऐसे निकला हुआ हो सकता है, एक और ट्यूबुल निकला हुआ हो सकता है। तो ये हो गया बेटा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चारों तरफ होते हैं इसमें, इसमें चारों तरफ होगा ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ होगा ये, ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरफ होगा। आप RER के नीचे लिख सकते हो एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, हाँ, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस लिख लो। ना ना, अभी मैं स्ट्रक्चर अलग से बता रहा हूं, अभी एक बार और, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। और ये बेटा बोलो तो जरा, लिपिड सिंथेसिस है ना, हाँ, इस पे राइबोसोम्स एब्सेंट हैं। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड बनाता है, ग्लाइकोजन, हाँ। एनिमल में बेटा, एनिमल सेल में ये स्टेरॉयडल हार्मोन भी बनाता है, हाँ, वो तो फंक्शन में चलो हम लोग पढ़ लेंगे, इन एनिमल स्टेरॉयडल हार्मोन भी बनाता है। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, अगर थोड़ा सा आपको याद हो, थोड़ा सा तो याद होगा तो बता देना, नहीं याद होगा तो बताना, फिर मैं रिपीट करूंगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि पहले जब हम मोनेरा पढ़ रहे थे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में 70s और 80s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो अभी आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ 80s टाइप ऑफ हार्मोन्स, सॉरी, राइबोसोम्स के बारे में बेटा। कि और राइबोसोम्स किस में इन्वॉल्व होते हैं बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस में। और आपने ये भी देखा कि RER भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, मतलब ये दोनों मिलके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको जानना बेहद जरूरी है बेटा, ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर है, मैंने ER लिख दिया, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर है, तो यूकैरियोटिक सेल में बेटा यहां पर 60s एंड 40s, आप जानते हो 80s के दो सब यूनिट होते हैं, तो 60, हाँ बेटा एकदम से याद रखना, 60s अटैच्ड विद मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखना है, 60s अटैच्ड विद मेम्ब्रेन ऑफ रेटिकुलम, हाँ हाँ, 40s 60s के साथ अटैच होता है। ये क्लियर हो गया, कंफर्म है या ये अच्छी समझ में आ गया? अब इसको बोलते हैं, यहां जिसके हेल्प से ये कनेक्ट होगा बेटा, उसको बोलते हैं राइबोफोरिन्स, जिसके हेल्प से ये अटैच होता है, राइबोफोरिन्स, RIBOPHORINS, राइबोफोरिन्स,
राइबोफोरिन्स क्या करता है बेटा? अटैचमेंट में हेल्प करता है, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ 60S राइबोसोम विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बना लिया। अब हेडिंग दो, कंपोनेंट्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेडिंग लिखो बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। इसमें 3 होते हैं, गोल्जी अपरेटस में बेटा 4 होते हैं। ठीक है, पहला है सिंपल, आपने देखा कि इस तरह से हम बनाएं अगर, ये देखो ऐसे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। ठीक, सिस्टर्नी 2 तरह की हो सकती है बेटा, या तो इस पे राइबोसोम होगा या राइबोसोम नहीं होगा। कुछ पे हम बना देते हैं, कुछ पे नहीं बनाते हैं। हाँ, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बेटा यहां पे हम सिस्टर्नी बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर उसको अगर अच्छी तरह से देखोगे आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे बेटा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखो, जैसे ऐसे सिंपल, ऐसे मैंने ट्यूबुल, ब्रांच ट्यूबुल बना दिया मैंने, या कुछ इस तरह से बना सकते हो आप, ऐसे है ना, बना सकते हो, जैसे भी मर्जी बना सकते हो ऐसे। ठीक है, कुछ दोनों साइड में ब्रांचिंग दिखा सकते हो ऐसे चाहो तो। इनमें कुछ पर आप राइबोसोम दिखा सकते हो, कुछ पर नहीं भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। मतलब SER और RER दोनों बेटा, दोनों में सिस्टर्नी पाई जाती है, और दोनों में क्या ट्यूबुल्स पाई जाती है, ऐसा। ट्यूबुल्स दोनों में पाया जाता है बेटा, ट्यूबुल्स दोनों में। और मेनली जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें सिस्टर्नी मेनली होती है, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें मेनली ट्यूबुल्स और वेसिकल्स होते हैं। अभी मैं लिखवा रहा हूं, घबराओ मत। ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या बनाया है बेटा? ट्यूबुल्स, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, और एक सिंपल सी बात, ये वेसिकल्स, ये वेसिकल्स बना दिया मैंने। वेसिकल्स में किसी के ऊपर राइबोसोम है, किसी के ऊपर राइबोसोम नहीं है, वेसाइकल्स। ठीक है, वेसाइकल्स, या इसी को हम और क्या नाम देते हैं बेटा? माइक्रोसोम्स, माइक्रोसोम्स। ये हो सकता है कि ये साइटोप्लाज्म में फ्री भी पाए जाते हैं, मतलब ऐसे टूट के उसमें से निकल के, है ना। मे बी दे रिमेन आइसोलेटेड इन द साइटोप्लाज्म, दे remain isolated in cytoplasm। अब एक और स्टार लगाओ यहां पे और लिखिए, क्या लिखोगे? इन RER, इन RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली, मेनली क्या मैंने बताया आपको? सिस्टर्नी एंड ट्यूबुल्स, सिस्टर्नी प्लस ट्यूबुल्स। और बेटा इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली, मेनली मैंने क्या बताया? ट्यूबुल्स प्लस वेसिकल्स, ट्यूबुल्स प्लस वेसिकल्स। ठीक है, समझ में आ गया? आपको थोड़ा सा ये भी याद होगा बेटा कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसमें इन्वॉल्व होता है? मेनली लिपिड सिंथेसिस में। अब हेडिंग दो बेटा, फंक्शन। हाँ, वेसिकल्स को ही माइक्रोसोम बोलते हैं। अब हेडिंग दो, फंक्शन। और फंक्शन में के बाद लिखना कॉमन फंक्शन, मतलब स्मूथ और इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ और रफ दोनों का कॉमन फंक्शन लिखेंगे पहले। पहले लिखो आप कॉमन फंक्शंस। पहला लिखिए
कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। कंपार्टमेंटलाइजेशन, लंबा वर्ड हो गया ना, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑफ साइटोप्लाज्म। कॉमन फंक्शन बोल रहा हूं मैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक, दोनों का कॉमन फंक्शन। डेस्मोटिबुल्स, हाँ हो सकता है, चलो। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ER forms nuclear envelope ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे यही न्यूक्लियर इन्वेलप बनाते हैं। ER forms nuclear envelope during cell division in bracket after telophase, after telophase न्यू क्या बोला था यार, ER form nuclear envelope during cell division in bracket after telophase। हम लोग पढ़ेंगे टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज क्या होता है, आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ER forms desmotibules, अभी किसी ने लिखा था, वंदना ने शायद लिखा था, हाँ ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट फंक्शन लिखो, ER forms desmotibules, किस लिए भाई, डेस्मोटिबुल्स किस में हेल्प करता है, हाँ बेटा जरा इसको ओके करना, ओके 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 को टच कर दो बस। एक बार और, बढ़िया, हाँ चलो ठीक है, हो गया, ठीक है। ER फॉर्म्स डेस्मोटिबुल्स है ना, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए, आप कल पढ़ चुके हो। नेक्स्ट पॉइंट, आल्सो इन्वॉल्व इन, ER आल्सो इन्वॉल्व इन इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट का मतलब बेटा सेल के अंदर का ट्रांसपोर्ट, हाँ इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, आल्सो इन्वॉल्व इन इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, दोनों स्मूथ भी और रफ भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कीप्स वेरियस ऑर्गेनेल्स इन दियर पोजीशंस, ये भी काम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, पूरा फैला होता है ना। कीप वेरियस ऑर्गेनेल्स इन दियर पोजीशन, नेटवर्क है पूरे साइटोप्लाज्म में, तो एक ऑर्गेनेल है कोई इधर उधर जाना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा, ये उसको वहीं पे फिक्स रखेगा, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स प्रिकर्सर ऑफ डिफरेंट, इट प्रोवाइड प्रिकर्सर्स ऑफ डिफरेंट सेक्रेटरी सब्सटेंसेस, प्रिकर्सर्स, प्रिकर्सर्स ऑफ, हाँ मैं लिख दूं, अरे वाह जी वाह, प्रिकर्सर्स, रॉ मटेरियल समझ लो अभी, ठीक है ना, हाँ प्रिकर्सर्स ऑफ डिफरेंट सेक्रेटरी सब्सटेंसेस टू गोल्जी बॉडी, डिफरेंट सेक्रेटरी सब्सटेंसेस टू गोल्जी बॉडी। समझ में आता जा रहा है ना, एक भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आया तो मुझे पूछ रोक देना तुरंत, बिल्कुल देता है ना। इट गिव्स, नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स, कॉमन फंक्शन में ही चल रहा है, इट गिव्स मेम्ब्रेन्स टू जीबी मतलब गोल्जी बॉडी, इट गिव्स, मेम्ब्रेन भी तो दे रहा है, मेम्ब्रेन, इट गिव्स मेम्ब्रेन टू गोल्जी बॉडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, for the formation of vesicles and lysosomes। ठीक है, आज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म करना है भाई, फटाफट थोड़ा सा लिखोगे, दो चार लाइन लिखो तो। अब लिखो हेडिंग ऑफ फंक्शन ऑफ RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला लिखना है बेटा नंबर 1, हाँ, सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स, सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। नेक्स्ट लिखिए SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप रफ में ही लिखिए SER कैन डेवलप्स फ्रॉम RER, SER can develops from RER by discarding राइबोसोम्स, राइबोसोम हटा के वो स्मूथ भी बन जाता है, by discarding राइबोसोम्स। ठीक है, अब बेटा एक फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन, जो कि एक्चुअल में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, लेकिन है एक्चुअल में दोनों का। तो दोनों में से एक सेलेक्ट करने को आएगा, चलो मैं वो तब बता दूंगा, गोल्जी बॉडी में बता देंगे हम, ठीक है ना। ग्लाइकोसाइलेशन, या पहले लिख लो, अभी लिख लो, चाहो तो लिख लो, थर्ड पॉइंट लिखो ग्लाइकोसाइलेशन, ऐसे ग्लाइकोसाइलेशन, GLYCOSYLATION में लिखिए कार्बोहाइड्रेट ज्वाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट ज्वाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, जैसे आपने देखा था प्रोटीन से ज्वाइंट हो जाएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से ज्वाइंट हो जाएगा तो ग्लाइकोलिपिड्स। हाँ, carbohydrate joined to another molecule such as a protein to form, such as a protein to form glycoproteins, glycoprotein, or to a lipid to form glycolipids. Next point with star, नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ग्लाइकोसाइलेशन इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जीबी, ग्लाइकोसाइलेशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जीबी, बट इट इज फंक्शन ऑफ बोथ ER एंड जीबी। नहीं, ये तो अलग से लिख लेना आप, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो केवल जीबी का फंक्शन है ये, दोनों में से एक सेलेक्ट करने हुआ है तो जीबी को सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई ऐसा ऑप्शन है कि बोथ तो उसको सेलेक्ट कर लोगे आप, ठीक है। अब लिखो फंक्शन ऑफ SER, फंक्शन ऑफ SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। पहला लिखिए सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, हाँ कॉमन में आ सकता है, ये सही कह रहे हो, ये कॉमन में आ सकता है, हाँ हाँ ना दोनों बिल्कुल। स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन बेटा आपको लास्ट वाले चैप्टर में आएगा समझ में, हार्मोन इंडोक्राइनोलॉजी में है ना, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हाँ, सेक्रीशन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट थर्ड कहो क्या चीज, ग्लाइकोजेनेसिस, आपने पढ़ा है ग्लाइकोजेनेसिस, सेल के अंदर यहीं पे होता है ना, ग्लाइकोजेनेसिस मॉडिफिकेशन होता है ना मॉलिक्यूल्स का, तो ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, 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 ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, इन्वॉल्व, फोर्थ, इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब, अरे क्यों बताऊं यार, ग्लाइकोजेनेसिस जानते हो ना, और अभी बोला नहीं है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ क्या, नहीं नहीं वो तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है भाई, ठीक है ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मींस होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, समझ रहे हो, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, लिखवा चुका हूं मैं, हाँ हाँ बायोमोलिक्यूल्स में भी मैंने लिखवाया था, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, और उसमें डाइजेशन वाले चैप्टर में भी मैंने लिखवाया, डिटेल देख लेना वहां पे। डिटॉक्सिफिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल with the help of, important function है ये, did involved in detoxification of toxic chemicals, detoxification of toxic chemicals with the help of cytochrome P450, with the help of cytochrome, ठीक है, with the help of cytochrome P450, ये कंपाउंड है, इसी के हेल्प से ये बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई कर देता है, याद रखना है आपको, साइटोक्रोम P450 450, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मसल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे आप, एज सार्कोप्लाज्मिक देखो सुन लो पहले, मसल्स के केस में जो वॉलंटरी मसल्स होती है ना, उसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और वो कैल्शियम स्टोर करता है मसल कंट्रैक्शन के लिए, ठीक है। हाँ लिखिए, एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर Ca++ कैल्शियम आयन, है ना, हाँ, इन मसल्स, इन मसल्स। नेक्स्ट लिखेंगे, इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज, इट इन्वॉल्व, नेक्स्ट है 6th, इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज like peroxisomes, PEROXI, peroxisomes, SOMES, peroxisomes, glyoxysomes, GLYOXY होगा, है ना, ग्लाइऑक्सी है ना, GLYOXY, SOMES एक्सेट्रा। अब ये दोनों क्या होते हैं बाद में हम लोग पढ़ेंगे ना, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं बेटा, कल भी क्लास है ना हमारी वेडनेसडे को। प्लीज रिपीट लास्ट पॉइंट, कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन का लास्ट पॉइंट क्या है, इट गिव्स मेम्ब्रेन टू गोल्जी बॉडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स, यही था ना, देखो तो जरा, कॉमन फंक्शन का लास्ट पॉइंट यही था ना, इट गिव्स मेम्ब्रेन टू फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड गोल्जी बॉडी, यही था।